चलते हैं डोडला डेयरी की तरफ। नतीजे बहुत ही शानदार कंपनी ने पेश किए। पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे जो रहे उसमें आमदनी में करीब 11% का उछाल देखने को मिला, वहीं प्रॉफिट 86% और एबिटा फ्रंट पे भी कंपनी ग्रोथ 75% दिखी है। मार्जिन 7% ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये पैट मार्जिन 7%, एबिटा मार्जिन तो 11.5% के आसपास आई है। बातचीत करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील रेड्डी से। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शानदार नतीजे आप लोगों ने रखे हैं क्वार्टरली। तो लास्ट क्वार्टर तो सर बहुत अच्छा गया। करेंट क्वार्टर के लिए कुछ बताइए कि क्या स्थिति चल रही है और कितना आपने टारगेट रखा है इस क्वार्टर के लिए। सर करंट क्वार्टर भी अभी जैसा प्रीवियस क्वार्टर ही था कंपैरेटिवली वही ट्रेंड मेंटेन करेगा। ये प्रेडोमिनेंटली हमारा प्रोक्योरमेंट का जो प्राइस है, मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस काफ़ी स्टेबल है। साउथ ऑफ इंडिया में बारिश थोड़ा अर्ली आया है, इसीलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। सो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से सेम ट्रेंड कंटिन्यू होगा सर। कितना परचेज प्रोक्योरमेंट आपने टारगेट रखा है इस क्वार्टर में? इस क्वार्टर में हमको करीब क्लोज टू 16 लाख लीटर्स पर डे विल बी हमारा प्रोक्योरमेंट का टारगेट आएगा सर ऑन अ डेली बेसिस। ओके सुनील सर, एक चीज़ बताइए, चूंकि प्रोक्योरमेंट प्राइस आपने कहा 39.4 पे स्टेबल है, इसमें क्या सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होता है? जैसे अभी विंटर आएगा तो क्या उसमें प्राइस कुछ चेंज होगी? क्योंकि विंटर में लोग कहते हैं कि यील्ड बढ़ जाती है और प्राइसेस थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। हाँ जी, तो हमारा विंटर अभी थोड़ा जल्दी आया है सर। नॉर्मली रेन्स जून में शुरू होते हैं, जून जुलाई अगस्त तक कर्नाटका तमिलनाडु वहाँ जो काउ बेल्ट हम बोलते हैं वहाँ फ्लश आता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो बफलो बेल्ट ऑफ आंध्रा में ज़्यादा दूध आता है। ये बार वो जल्दी आया है और ये विंटर सीजन के लिए हमारा इम्पैक्ट उतना नहीं होगा बिकॉज हमारा प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट काफ़ी काउ बेल्ट में ही है, बफलो बेल्ट में बहुत कम है। तो ये हमारा फ्लश सीजन है और यहाँ का प्राइस जो है अभी इसीलिए कंटिन्यू होगा ये लेवल्स पे। ओके सर, एक चीज़ और हमें समझाइए। जैसे लोग कहते हैं कि जब पीक विंटर के आसपास आता है तो कैटल्स में, मतलब काऊ या बफेलो में दूध भी ज़्यादा मिलने लगता है और वो दूध क्वालिटी वाइज भी बेटर होता है। उसका कैसे आप लोग फ़ायदा लेते हैं ऑपरेटिंग लेवल पे? तो बेसिकली सर जब भी विंटर आता है प्रोडक्शन बढ़ता है और कंजम्पशन कम होता है। लोग दही खाना थोड़ा कम करते हैं, आइसक्रीम और बटर मिल्क जैसा प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम होता है। उस टाइम में हम जो ज़्यादा प्रोडक्शन आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं बटर और एसएमपी स्किम मिल्क पाउडर में। उसके हिसाब से वो कीपिंग क्वालिटी बढ़ता है। और जब समर सीजन में कंजम्पशन बढ़ता है और प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है उस टाइम पे हम बटर को घी में बेचते हैं और पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्किम मिल्क पाउडर यूज़ कर लेते हैं और बटर को कन्वर्ट करते हैं। आप दूसरा चीज़ बताइए सर, दो सेगमेंट है जिसमें एक वैल्यू एडेड वाले में किस तरीके की ग्रोथ रही है, वैल्यू एडेड के मार्जिन आप किस तरीके कमांड करते हैं और किस तरह के लॉन्चेस आपने किए या प्लान कर रहे हैं? तो वैल्यू एडेड में हमारा 3 मेजर सेगमेंट होता है सब। दही एक पहला सेगमेंट होता है जो बड़ा होता है। नेक्स्ट सेगमेंट होता है हमारा फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, इंडियन स्वीट्स जो प्रोडक्ट्स है उसमें हर सीजन में नया एसकेयू लॉन्च करते हैं। और तीसरा होता है हमारा घी और एसएमपी। ये बार हमारा घी जो पहला घी का थोड़ा सा शॉर्टेज होता था तो हम B2C कंज्यूमर में घी में थोड़ा कम ध्यान देते थे। अब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करने में तुले हैं कि प्रोक्योरमेंट भी हम ज़्यादा करेंगे। इस हिसाब से हमारा B2C का घी का सेल और बढ़ाएंगे सर। उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। नॉर्मली घी में दूध के इक्वलेंट प्रॉफिटेबिलिटी होता है, दही में ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो जो दूध है उसका तो मार्जिन एज कम्पेयर टू इसमें ज़्यादा होगा प्रोसेस वाले में। प्रोसेस का टोटल ब्लेंडेड मार्जिन कितना होगा आपका? दूध में सर दूध में तो 6 to 7% होता है सर। कर्ड में अप्रोक्सीमेटली डबल डिजिट और 11 to 12% होता है और घी में भी 7 to 8% होता है और प्रोडक्ट्स में 15-16% होता है एबिटा हमारा या एबिटा लेवल पे। अच्छा, दूसरा ये जो घी नॉर्मल वाला जो एक कोई A2 घी बहुत महंगा वाला बिकता है वो बनाते हैं कि नॉर्मल वाला बनाते हैं आप 600 रुपये किलो? नंबर वन A2 घी का क्वांटिटीज बहुत कम होता है बिकॉज A2 घी फैट है, प्रोटीन नहीं है। बट ब्रांडिंग जैसा है क्योंकि A2 एनिमल हो सकता है, घी नहीं हो सकता है। A2 ओके। अच्छा, ये बताइए सर, आप पनीर भी बनाते हैं क्या? थोड़ा सा पनीर बनाते, उतना ज्यादा नहीं है। साउथ में हमारा पनीर डेली 700 to 1 ton पर डे हम बिकते हैं। पनीर ज़्यादा चलता नहीं क्या साउथ में?
कम खाते हैं लोग? कंजम्पशन उतना डे टू डे कंजम्पशन में उतना नहीं आता है। हाँ, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था कि पनीर का जो सेपरेटेड वाटर है उससे आप वे प्रोटीन बना सकते हैं, बड़ा मार्केट है उसका आजकल, सुना मैंने। तो कुछ प्लान है क्या उसका? सो वे प्रोटीन हमको बेसिकली अगर क्वांटिटी ज़्यादा होते ही वे को ड्राई कर सकते हैं। वे का जो पनीर बनाते हैं बाजू में आता है वो बहुत कम होता है, उसको एवापोरेट करने का कॉस्ट ज़्यादा होता है सर। सो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वे हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाउडर के हिसाब से, नहीं तो भी हम थोड़ा सा वे ड्रिंक बनाते हैं और जहाँ भी हो सकता है वहाँ यूज़ कर लेते हैं वे को। राइट सर, डोडला का डोमिनेंस ज़्यादातर साउथ में है, खासतौर पे तीन चार स्टेट में, मान लीजिए आप तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक। ये इस ज्योग्राफी में कई और बड़े भी प्लेयर हैं, बहुत सारे बड़े प्लेयर भी हैं, छोटे प्लेयर कॉम्पिटिशन। तो क्या आप इसको नई ज्योग्राफी की तरफ नहीं ले जाना चाहेंगे, वेस्ट जो आपसे एकदम टच होता हुआ इलाका है? तो हमको वेस्ट में जा रहे हैं सब। महाराष्ट्र में तो प्रोक्योरमेंट शुरू किया हम, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में सेल्स भी शुरू किया है। अभी लुकिंग फॉर अ नया प्लांट वेस्ट में बनाने के लिए भी हमने बोर्ड से परमिशन लिया है, तो बहुत प्रोग्रेस में है सर। वेस्ट और थोड़ा सा हो सकता है तो ईस्ट में भी हम ध्यान देंगे कि प्रोग्रेसिवली एक एक स्टेट को आगे लेकर जाएंगे। तो वेस्ट में कहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट टारगेट कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र में प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं सर। प्रोक्योरमेंट का अभी शुरू हुआ है, 1-1.5 लाख लीटर हम महाराष्ट्र से प्रोक्योर कर रहे हैं, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके, तो कितना कैपेक्स प्लान किया आपने वेस्ट के लिए? वेस्ट के लिए अराउंड 200 करोड़ होगा सर, व्हेन वी स्टार्ट द ग्रीन फील्ड होगा, और अराउंड 200 करोड़ होगा। इसके लिए ज़मीन ले ली कि अभी केवल परमिशन वगैरह लिए हैं? नहीं, जमीन नहीं ले सर। जमीन में देख रहे हैं कहाँ लेने का जमीन मिलेगा लेने के लिए। विल बी डूइंग दैट शॉर्टली सर। तो जो महाराष्ट्र से आप मिल्क प्रोक्योर करते हैं, इसको आप यूज़ करते हैं उधर अपने जो टचिंग बॉर्डर कर्नाटक में, या राइट? कर्नाटक में, नॉर्दर्न कर्नाटका में, और थोड़ा सा आंध्रा में, तेलंगाना में, हैदराबाद में भी यूज करते हैं। उसको कहते हैं। अच्छा सर, एक आपका एनिमल फीड वाला भी बिजनेस है, वो कितना बड़ा है, किस तरह की ग्रोथ है उसमें? एनिमल बिजनेस हमारा लास्ट ईयर में थोड़ा सा 80 करोड़ था। अभी दिस ईयर वे लुकिंग एट डबल होगा सर, 160 to 180 करोड़ तक आ जाएगा एनिमल फीड का बिजनेस। हमारा पहला 2000 टन कैपेसिटी था, अभी नया प्लांट बनाए हैं, उसमें 10,000 टन का एडिशनल कैपेसिटी बिल्डअप किए हैं, तो टोटली 12,000 टन का कैपेसिटी होगा। उसमें अब 3,000 to 4,000 टन तक हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमको वी विल बी एबल टू गो अप टू डबल द रेवेन्यू सर, 180 to 200 करोड़ तक आएगा फॉर 25। ओके, ये वाला करेंगे तो क्या इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, और ज़्यादा इसको ही फोकस करना चाहते हैं? सर टोटली अप टू 400 करोड़ तक, 400 to 450 करोड़ तक उसका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो 100% हमारा फार्मर को ही यूज करते हैं। जो हम बनाते हैं हमारा फार्मर को ही देते हैं, तो फार्मर के लिए कन्वीनियंस आता है और बेटर क्वालिटी का फीड आता है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव आता है। उसी हिसाब से हमको और हेडरूम है ग्रो करने के लिए। अच्छा, अब ये तो सर आपकी बहुत कंपनी स्पेसिफिक हमने पूछा, मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में पूछना है आपसे। जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो कि मिल्क लेड है इस समय, और उसमें प्राइसिंग बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से है। आप चूँकि एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं कि आप ईस्ट में भी जाएंगे, ईस्ट मतलब इधर यूपी साइड के, आपके हिसाब से ईस्ट वो होगा? नहीं सर, आपको अब हमारा कंटिन्यूस बॉर्डर आएगा, उड़ीसा पहला आएगा सर, उसके बाद। अच्छा, इस साइड से आएंगे आप, उड़ीसा, फिर बंगाल, झारखंड साइड। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैरामीटर्स हैं, प्रोक्योरमेंट है, अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव डेयरीज हैं। तो आप किसी टाइप के थ्रू इसमें उतरेंगे या डायरेक्टली उतरेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है मिल्क वाली, तो उसमें क्या ये आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसको हम लोग प्रोसेस्ड वाली इंडस्ट्री की तरफ ले जाएं, या बेसिक मिल्क बिजनेस में ही आप काम करना चाहते हैं? तो बेसिक मिल्क इंडस्ट्री तो अंडरलाइंग फ्रूट है, वो थोड़ा साउथ और वेस्ट ऑफ इंडिया, गुजरात तक तो देखेंगे तो लिक्विड मिल्क का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अभी स्मॉल टाउन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी पैकेज मिल्क मिलता है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ऑल्सो अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, तो प्राइस डिफरेंस में मास प्रीमियमाइजेशन का अपॉर्चुनिटी भी है। ईस्ट में जाने का है तो अभी ईस्ट में थोड़ा सा वो मिल्क का अंडरलाइंग बिजनेस ईजियर होगा, हमको मिलेगा। जहाँ ऑलरेडी मिल्क मार्केट्स मेच्योर है, वहाँ तो अदर प्रोडक्ट्स और डीपर पेनिट्रेशन के लिए वी हैव टू ट्राई वेरिएबल ऑप्शंस। ओके, सो ये सर लास्ट क्वेश्चन, एक मिल्क का कंजम्पशन देश में आपको लगता है कि जिस रन रेट से बढ़ रहा है वो ठीक है या अंडर है, किस तरह से देखता है उसको? रीजनली है सर, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में ग्लोबली कंपैरेटिव है, क्योंकि लोग का कंजम्पशन भी ज़्यादा है। हमको मिल्क का
प्रोटीन अवेलेबिलिटी मिल्क से बहुत ज़्यादा आता है, बट बेसिक मिल्क प्रोडक्ट से कंजम्पशन है अभी। आई थिंक अवेलेबिलिटी जहाँ हम ज़्यादा बनाएंगे तो थोड़ा सा वैल्यू एडेड का मिल्क का भी आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोबायोटिक प्रोटीन, उस हिसाब से लोग भी मिल्क कंजम्पशन को आएंगे और ज़्यादा बढ़ेगा मिल्क कंजम्पशन मेरे हिसाब से सर। मतलब ग्रोथ उसी तरफ है जो प्रोसेस करके जो आगे बढ़ेंगे, राइट सर? हाँ जी। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में हमें समझाने के लिए कि डोडला में क्या चल रहा है और मिल्क इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।